किसी जमाने में अपराध अखबारों के अंदरूनी पन्नों तक ही सीमित था, लेकिन आज समाचार की दुनिया अपराध की घिनौनी खबरों से सुर्ख पड़ी है, फिर वो चाहे टीवी हो या अखबार। तेज रफ्तार जिंदगी, बढ़ता कंज्यूमरिज्म और गिरती नैतिकता इसका मुख्य कारण है। और कहीं एक आम अपराधी के मन में यह बात भी घर कर गई है कि वो अपराध करके बेखौफ घूम सकता है, कानून की नजरों से बच सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, जुर्म कभी नहीं छुपता। देर से ही सही अपराध और अपराधी सामने आ ही जाते हैं। आज की ये कहानी एक हैरान कर देने वाला वाकया है जो गुनाह की कई परतों के नीचे छुपा हुआ था। ये देखो, अरे सूरज सिर पे चढ़ गया है और आप अभी तक अखबार पढ़ रहे हैं। एक काम कहा था ना आपको। अरे रुको जरा, अखबार पढ़ने दो। घर का अखबार पढ़ लिया हो तो पड़ोसियों से लाके दूसरे अखबार भी पढ़ लीजिए। अरे एक ही काम कहा था, सब्जी ले आओ। घर में सब्जी नहीं है, रात की तैयारी कैसे करूंगी? सब्जी ले आया हूँ, किचन में रखी है। देखो, तुम्हारे हाथ में तो दी थी। मेरे हाथ में? हाँ। अच्छा ठीक है, उठिए तो सही। दिवाली का दिन है, कितने सारे काम करने। अब चलिए इसको बंद करिए। अरे माँ, कब से नीचे ढूंढ रहा हूँ, आप लोग यहाँ बैठे हुए हो। चलिए माँ, मैं चलता हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। आज दिवाली का दिन है, छुट्टी है। आज कौन सा कॉलेज खुला है? माँ आप चलिए मेरे साथ नीचे। अरे कहाँ लिए जा रहा है मुझे? अरे माँ आप आइए तो, मेरी प्यारी माँ। आप इतना परेशान मत हुआ करें, सारे काम हो जाएंगे। आप बैठिए। हैप्पी दिवाली माँ। पर हैप्पी दिवाली। माँ, दिवाली पिछले हफ्ते थी। अच्छा, वो सब्जियां मैंने फ्रिज में रख दी हैं, आप चिंता मत कीजिएगा। तो कुछ भी याद नहीं रहता, ना घर की सब्जियां, ना दिवाली का दिन। हम लोग हैं ना आपको रिमाइंड कराने के लिए। हाँ, और छोटी सी तो परेशानी है आपकी, भूल जाने की, कितने लोगों को होती है। आप बस अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अभी फिलहाल मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है तो जाना पड़ेगा। ख्याल रखिए। हाँ बोलो। विशाल, मैं तुम्हें कितनी देर से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं एक्चुअली बाइक चला रहा था, सुनाई नहीं दिया। अच्छा, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, कैन वी टॉक लेटर प्लीज? बहाने मत बनाओ विशाल, आई नो तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, वो भी अभी। प्रीति देखो, तुम जो कहना चाहती हो वो हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तुम सच को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? कैसे कर लूँ मैं एक्सेप्ट? इतना आसान है एक्सेप्ट करना? देखो विशाल, आई एम फीलिंग वेरी वेरी स्ट्रेस्ड। तुम एक बार तो मुझसे मिल सकते हो ना, आखिरी बार। ओके, कॉलेज के बाद मिलते हैं। सुनिए। हाँ बोलो। अरे मैंने कहा सुनिए। अरे बोलो ना, क्या बात है? रात के 10:30 बज रहे हैं, विशाल अभी तक घर नहीं आया। अरे बाबा आ जाएगा, किसी जरूरी काम में फंस गया होगा। वो इतनी देर तक कभी बाहर नहीं रहता, और अगर रहता भी है तो मुझे कॉल करके बताता है। किसी दोस्त के यहाँ गया होगा, वही पढ़ रहा होगा साथ में। कॉल कर रही हूँ, उसका फोन भी तो बंद आ रहा है। तो बैटरी खत्म हो गई होगी। और आपको ना किसी बात की चिंता नहीं होती, मैं यहाँ चिंता में घुली जा रही। देखिए, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने उसके लिए टिफिन बनाया था, आज वो टिफिन भी नहीं लेकर के गया। अरे बाबा, वो टिफिन लेकर के गया है, मैंने देखा था सुबह उसको। आप आइए, मैं दिखाती हूँ आपको, आइए मेरे साथ। चलो आइए दिखाती हूँ। लगा लो, लेके गया है। देखिए। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। अरे बताया तो था आपको, कॉल कर रही हूँ, फोन बंद आ रहा है। ओह ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, आ जाएगा। तुम घबराओ नहीं, आ जाएगा। हाँ आओ, आ जाओ।
बॉडी के पास से ये चूड़ियां भी मिली हैं। इसके होंठों को देखो यादव, इसके होंठों पर लिपस्टिक के निशान है और इसके हाथों पर और फेस पर स्क्रैचेस हैं। मरने से पहले बहुत हाथापाई की गई है इसके साथ। इसका गला घोंट कर इसे मारा गया है और इस स्कार्फ से इसका गला घोंटा गया। अपने इतने साल के करियर में ऐसा कई बार देखा है कि किसी लड़की ने किसी लड़के को मार दिया हो, पर जिस अग्रेसिवनेस से इसे मारा गया है ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। सर, हो सकता है कि इसने किसी लड़की का रेप करने की कोशिश की हो, या ये भी हो सकता है कि किसी लड़की ने कुछ लड़कों की मदद से इसे मार दिया। पॉसिबिलिटीज हजारों हैं और जब तक सच का पता नहीं चल जाता हमें हर पॉसिबिलिटी पे काम करना होगा। यस सर। इसकी पॉकेट चेक करो। सर, ये रही इसकी आईडी। विशाल सिंह, इसके घर वालों को पुलिस स्टेशन में बुला। ओके सर। विशाल अपनी प्रेमिका से मिलने गया था और फिर एकाएक मौत, और मौत भी ऐसी कि जिसे देखकर यह समझ पाना मुश्किल था कि आखिर जान लेने की सही वजह क्या हो सकती है। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि या तो विशाल लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था और लड़की ने सेल्फ डिफेंस में उसे मार दिया, या फिर ये प्यार में रिजेक्ट होने का बदला था। पुलिस इस वक्त वारदात के एक सिरे पर खड़ी थी और सामने था रहस्यों की उलझी हुई गुत्थियों का अंबार। पुलिस ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा विशाल किसी मुसीबत में? नहीं नहीं शांति, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल ऐसा मत सोचो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। यादव, इन्हें तुम ही इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। देखिए, आज हमें एक लड़के की बॉडी मिली है। उस बॉडी का चेहरा आपके बेटे के आईडी से मैच करता है। तुमने मुझे रिजेक्ट किया ना, गो टू हेल। आई डोंट नीड यू एनीमोर। हेलो, तूने अभी अभी अपनी सेल्फी वाली पिक अपलोड की है? करेक्ट। बाय द वे, कैसी लग रही हूँ मैं? कम से कम एक लाइक तो कर दे। तुम्हें लगता विशाल के बारे में नहीं पता है? विशाल बाय द वे, ही इज हिस्ट्री टू मी नाउ। अब मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, इसलिए उसकी बात मेरे सामने मत करो। विशाल की डेथ हो चुकी है, उसे किसी ने मार दिया है। सर, विशाल का सेल फोन। कुछ खास पता चला इससे? मैंने इस फोन की कॉल हिस्ट्री चेक की है सर। विशाल को ज्यादातर कॉल्स उसके पेरेंट्स ने और उसके दोस्तों ने किया है, जबकि एक नंबर ऐसा भी है जिससे पिछले कुछ दिनों से हर रोज 20 से 25 कॉल्स आते थे। और वो नंबर किसी लड़की का है? हाँ सर, प्रीति वर्मा। इस नंबर से रिलेटेड और कोई खास बात? सर, प्रीति ने इतनी बार कॉल किया लेकिन इसने केवल 2 या 3 कॉल्स ही रिसीव किए। यानी विशाल इस प्रीति को अवॉइड कर रहा था। जिस दिन विशाल का मर्डर हुआ उस दिन की सुबह ही विशाल ने प्रीति से लगभग 1 मिनट बात की है। और सर, एक बात और, विशाल के फोन में प्रीति नाम के इस फोल्डर में ये सारी पिक्स मिली। सर, 1 मिनट सर, एक फोटो पीछे से। ये तो वही स्कार्फ है जिससे विशाल को स्ट्रैंगुलेट किया गया था। जिस दिन विशाल का मर्डर हुआ उस दिन विशाल ने प्रीति का फोन उठाया और उनकी उस दिन बात भी हुई, लेकिन मर्डर के बाद इस नंबर से एक भी कॉल नहीं आया। एड्रेस पता करो इसका। सर, हमने प्रीति के नंबर से उसका एड्रेस भी निकाल लिया है। अब आगे की कहानी ये प्रीति ही बताएगी।
एक्सक्यूज मी, हाँ जी। प्रीति यहीं पे रहती है ना? हाँ जी, आप कौन है? मैं उसकी लैंडलॉर्ड हूँ। वो यहाँ पे पीजी में रहती है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है। रूम कौन सा है उसका? सर वो तो नहीं है इस वक्त घर पे। विशाल, मेरा बच्चा। प्रीति, समीर, अंकल आंटी दोनों सदमे में हैं। अंकल अंकल मुझे अभी अभी विशाल के बारे में पता लगा। आप प्लीज मत रोइए, प्लीज अंकल। प्रीति, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों मारा तुमने विशाल को? क्या हुआ था उस दिन? जी सर, मैंने विशाल को तुमने कैसे मारा? और विशाल को किस करने से पहले तुमने उसका गला घोटा था या बाद में? सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सीधा साधा सवाल कर रहा हूं जिसका सीधा साधा जवाब चाहिए। विशाल को तुमने कैसे मारा? मैं विशाल को क्यों मारूंगी? मैं तो उससे प्यार करती थी। लेकिन विशाल तुमसे प्यार नहीं करता था। वो तुम्हें हर तरीके से अवॉइड कर रहा था, तुम्हारे कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा था और इसीलिए तुमने उसको मार दिया। आई नो कि वो मुझे अवॉइड कर रहा था। हमारे बीच में कुछ डिफरेंसेस थे सर। मैंने बहुत कोशिश की कि हमारे बीच के डिफरेंसेस कम हो जाएं। इनफैक्ट दिवाली के कुछ दिन पहले मैं उसके घर भी गई थी। अरे अरे प्रीति, क्या कर रही है? सब छोड़ दे। अरे देख, अभी और बहुत सारे काम पड़े घर में, रंगोली भी बनानी है। हाँ नीचे। अरे बस बस मम्मी, इस फैन के साथ साथ घर का सफाई मिशन भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद हॉल में जाके रंगोली बना लेंगे। तेरे आने से मुझे कितनी सहूलियत हो गई है। देखना, प्रीति के आने से घर में कितनी रौनक आ गई है। हाँ माँ। प्रीति तुम नीचे उतरो। माँ वो कुछ जरूरी काम था तो तुम हम लोग होके आते हैं थोड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ बस हम अभी आते हैं माँ। ठीक है? ठीक। बोलो, यहाँ क्यों लाए? क्योंकि मैं अपनी माँ के सामने तुमसे बातचीत नहीं करना चाहता था। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाहता कि तुम अब मेरी माँ से मिलो भी कभी। विशाल, लेकिन ऐसा क्यों? प्लीज, इतना स्वीट बनकर किसको क्या दिखाना चाहती हो? किसको इम्प्रेस करना चाहती हो, मेरी माँ को या मुझे? तुमने ही कहा था ना विशाल कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के क्लोज आना चाहिए। अब मैं वैसा कर रही हूँ तब भी तुम्हें प्रॉब्लम है। प्रीति, 6 महीने पुरानी बात मत दोहराओ। वो तुम ही थी जिसे मेरे माँ बाप से इतनी परेशानी हुआ करती थी। मेरी माँ की भूलने की बीमारी को लेकर कितनी इंसल्टिंग बातें कही थी तुम। और क्या कहा था मुझसे कि नौकरी लगने के बाद मैं उनको छोड़ दूं। मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं दोगे क्या? प्लीज। प्रीति, गलती सुधर सकती है, आदत बदल सकती है, लेकिन फितरत नहीं। गुस्सा और घमंड तुम्हारे बेसिक नेचर में। और कल को शादी के बाद अगर तुमने मेरे माँ बाप के साथ वो सब फिर से नहीं, उनका फिर क्या होगा? इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। आई प्रॉमिस, मैं बदल के दिखाऊंगी। आई एम सॉरी बट अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं। लेकिन क्यों विशाल? क्योंकि मेरी जिंदगी में अब कोई और आ चुकी है। कौन है वो लड़की? मुझे नहीं पता सर। बस मुझे इतना पता है कि उस दिन के बाद से विशाल ने मुझे पूरी तरह से अवॉइड करना शुरू कर दिया था। ये जो लड़की जिसके बारे में तुम बता रही हो, इसे विशाल के अलावा कोई और भी जानता है? हाँ, शायद समीर को पता होगा। ये समीर कौन है? समीर विशाल का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। हम समीर से पूछताछ करेंगे, लेकिन तब तक तुम पुलिस हिरासत में रहो। सर, लेके जाओ। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, मैंने विशाल को नहीं मारा है। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम विशाल को कब से जानते हो?
सर मैं और विशाल करीब 1 साल से अच्छे दोस्त थे। वो कुछ दिनों से परेशान था क्या? नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद तो कोई भी अपसेट रहेगा। नहीं, इनफैक्ट वो प्रीति से ब्रेकअप के बाद और भी कुछ करने लगा था। उसकी किसी से फ्रेंडशिप हो गई थी। वो घंटों तक लैपटॉप पर बैठे उसी से चैटिंग करता था। किससे दोस्ती हो गई? ऐसा उसने कुछ बताया नहीं, पर कहता था कि सही वक्त आने पर खुद उससे इंट्रोड्यूस करवा देगा। प्रीति और विशाल के ब्रेकअप के बाद इन दोनों में तनातनी बढ़ गई थी। इसके बारे में कोई और जानकारी है तुम्हें? हाँ सर, 1 मिनट। ये देखिए, प्रीति ने कुछ दिन पहले विशाल को ये मैसेज किया था जो विशाल ने मुझे फॉरवर्ड किया। अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो किसी और की भी नहीं होने दूंगी। ये मैसेज तुमने भेजा था ना? विशाल तुम्हारा नहीं हो सका तो तुमने उसे जान से मार दिया। मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो कितने टाइम से उसे मिली भी नहीं हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। जिस दिन उसका मर्डर हुआ था तुम्हारी और विशाल की फोन पे बात हुई थी, रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। दरअसल सर, उस दिन हम लोग मिलने वाले थे। मैं कुछ बात करना चाहती थी उसे अपने रिलेशन के बारे में। और तुम लोग मिले, उसने तुम्हें छोड़ दिया और बदला लेने के लिए तुमने उसे जान से मार दिया। मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि उस दिन तो ये हुआ था कि तो जिस दिन विशाल का कत्ल हुआ उस दिन तुम मनवा भान टेकरी पर उसका इंतजार कर रहे थे। किसी ने तुम्हें देखा होगा वहां पर इंतजार करते हुए। जहां हम लोग मिलते थे वहां नॉर्मली बहुत कम लोग आते थे। वेरी कन्वीनियंट। तुमने इंटेंशनली एक ऐसी जगह चुनी जहां पर कोई आता जाता नहीं है। मुझे एक आइसोलेटेड जगह चाहिए थी। ये हमें विशाल की बॉडी से मिला। ये मर्डर वेपन है। इससे विशाल को स्ट्रैंगुलेट करके मारा गया था। ये तुम्हारे ही है ना? देखो। हाँ, लेकिन ये तो एक मिनट में आती हूँ। प्रीति, क्या ढूंढ रही है? मेरा स्कार्फ पता नहीं मिल नहीं रहा। तुम लोगों ने देखा क्या? मेरा स्कार्फ यहाँ रखा था। एक और कन्वीनियंट स्टोरी। प्रीति, प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहकर भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम्हारे पास मर्डर करने का मोटिव है। मर्डर लोकेशन पे ना होने का कोई एविडेंस नहीं है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। अब सिर्फ गुनाह कबूल करने की देरी है। तो बताओ, क्यों मारा तुमने विशाल को? सर, आई रियली लव्ड हिम अ लॉट। मैं क्यों मारूंगी उसको? अगर मैंने उसे मारा ही होता तो ये स्कार्फ क्यों छोड़ा होता मैंने वहां पे? प्यार, पैशन, मोहब्बत, ये इंसान से बड़े बड़े गुनाह करवाते हैं। लेकिन हर गुनहगार कोई ना कोई गलती जरूर करता है। वही गलती तुम भी कर बैठी प्रीति। पुलिस की नजर में प्रीति हर लिहाज से विशाल की मौत के लिए जिम्मेदार थी। हालात भी उसी की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन फिर भी प्रीति ने ही विशाल को मारा है, इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। वो भी तब जब ये बात सामने आई कि विशाल की जिंदगी में प्रीति को छोड़ने के बाद भी कोई आया था। कौन था ये व्यक्ति? क्या इस व्यक्ति का विशाल की मौत से कोई संबंध था? जिस स्कार्फ से विशाल का गला घोटा गया था वो प्रीति का ही था, लेकिन प्रीति के अनुसार वो उसी रोज सुबह उस स्कार्फ को खो चुकी थी। इन सभी तथ्यों के पीछे कोई तो था। कौन था वो? शांति, अब ज्यादा मत सोचो, खाना शुरू करो। नहीं खाया जाता। देखो, अगर तुम नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। क्या फर्क पड़ता है? अरे जीने की इच्छा ही किसे है? मेरी जिंदगी मेरे बेटे से थी। जब वो ही नहीं तो मैं किसके लिए जीऊं? शांति, शांति, शांति। मैंने जो दवाइयां लिख करके दी हैं आपको शांति देवी को रेगुलरली देते रहिए। शांति, आप लेटे रहिए। हाँ, आपको आराम की जरूरत है। हाँ, आराम करो, आराम करो। क्या हुआ था? कुछ नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि
तुम्हें खाली कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था। बस घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक है। बस तुम खाती पीती रहो। अच्छा बाबा ठीक है, सब खा लूंगी। लेकिन सुनो, ये ना चक्कर वाली बात विशाल को मत बताना, नहीं तो बहुत गुस्सा करेगा वो मेरे ऊपर। सर, दूसरी लड़की का नाम शीतल जैन है। मैंने साइबर सेल से विशाल के फ्रेंड्स बुक अकाउंट्स के सारे डिटेल्स निकलवा लिए हैं। और सर, इनके बीच के ये सारे कन्वर्सेशन पिछले 2 महीने के अंदर अंदर हुए। कुछ खास पता चला इससे? इन कन्वर्सेशन से साफ पता चल रहा है कि कैसे इनके दोस्ती से प्यार का सफर तय हुआ पिछले 2 महीने में। पहले फॉर्मल से फ्रेंड्स, फ्रेंड से गर्लफ्रेंड, मतलब टिपिकल यंगस्टर्स का रोमांस। नेचुरल प्रोसेस है। और सर, इन सारे कन्वर्सेशन में विशाल सिंह ने शीतल जैन से कम 10 बार मिन्नतें की हैं उससे मिलने के लिए, लेकिन शीतल जैन ने हर बार मना किया है। इसका मतलब विशाल इस लड़की से कभी नहीं मिल पाया था। यस सर, इससे तो यही लग रहा है। अब तो इस शीतल जैन से मिलना जरूरी हो गया। एक काम करो सर, इस शीतल जैन के फ्रेंड्स बुक, ईमेल्स और मोबाइल चैट्स सबके कंप्लीट डिटेल्स निकलवाओ। ओके सर। सर, ये शीतल जैन का फ्रेंड्स बुक अकाउंट है। ये उसकी कई सारी तस्वीरें भी अपलोड हैं। लेकिन सर, मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोटिस की है। इसकी फ्रेंड लिस्ट में एक ही फ्रेंड का नाम है, विशाल सिंह। ये तो बड़ी अजीब बात है। बड़ी अजीब लड़की होगी ये। सर, ये अकाउंट और फोटो अलग अलग साइबर कैफे से अपलोड किए गए हैं। इसलिए सर, इसका आईपी एड्रेस पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी सर, हम कोशिश करेंगे। तुमने नोटिस किया इनमें से कई तस्वीरों के पीछे मोती मस्जिद दिख रहा है। ये मोती मस्जिद ही है ना? यस सर। इसका मतलब वो लड़की मोती मस्जिद के आसपास कहीं रहती है। हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मोती मस्जिद के आसपास के दुकानदारों और वहां पर चलने वाले लोगों को वो फोटो दिखाओ। इतना तो कंफर्म्ड है कि शीतल वहीं कहीं रहती है। उसे ढूंढने में हमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ओके सर। यादव, तुम उस तरफ पूछो, मैं इस तरफ पूछता हूँ। ओके सर, कम ऑन। इस लड़की को कहीं देखा है? हाँ सर, ये आती रहती है, दूसरे माले पे रहती है। फ्लैट नंबर 201 में रहती है सर। 201? जी सर। शीतल जैन? शीतल जैन? ये फोटो तुम्हारी है? जी हाँ, लेकिन आपको कहाँ से मिली? तुमसे एक मर्डर केस के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। पूछताछ? कैसी पूछताछ? ये देखिए, ये आप ही की तस्वीर है ना, जो यही ली गई है, जिसके बैकग्राउंड में मोती मस्जिद दिखता है? हाँ, लेकिन मैं आपसे कितनी दफा कह चुकी हूँ, मेरा नाम शीतल जैन नहीं है। मेरा नाम गौरी है, गौरी पाठक। ये अकाउंट आप ही का है ना? ये अकाउंट मेरा है ही नहीं। मैंने ऐसा अकाउंट कभी ओपन किया ही नहीं है। और विशाल नाम के लड़के से आपकी ये लंबी लंबी कन्वर्सेशन, ये प्यार भरे मैसेजेस जो आपके इस विशाल नाम के लड़के से हुए हैं। लेकिन आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं किसी विशाल नाम के लड़की को नहीं जानती हूँ। और मैं भला ऐसे चैटिंग क्यों करूंगी? आई एम हैप्पीली मैरिड। मेरे हस्बैंड अभी कुछ ऑफिस के काम से बाहर गए, तो जैसे आएंगे आप उनसे पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये है मेरा आईडी प्रूफ और ये है मेरा ओरिजिनल फ्रेंड्स बुक अकाउंट, जिसमें 884 फ्रेंड्स हैं। आप देख सकते हैं। हेलो, हाँ कुरैशी, मुझे अर्जेंटली एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। 2 नाम नोट करो, शीतल जैन, गौरी पाठक। इन दोनों नाम के फ्रेंड्स बुक अकाउंट की कंप्लीट डिटेल्स चाहिए मुझे। थैंक यू कुरैशी। विशाल नाम का कोई लड़का नहीं है, जबकि दोनों ही अकाउंट में तुम्हारी तस्वीर है, वो भी एक जैसी। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसने मेरे साथ इतना भद्दा मजाक किया है।
हाँ कुरैश, सर शीतल जैन के फेसबुक अकाउंट में जो फोटो अपलोड हुआ है वो गौरी पाठक के कंप्यूटर से नहीं हुआ है, बल्कि सर हमने गौरी पाठक और शीतल जैन दोनों के अकाउंट में बहुत ही खास डिफरेंस नोटिस किया है। सर जब भी गौरी पाठक ने कोई फोटो अपलोड किया है, ठीक उसके अगले ही दिन फेक अकाउंट में भी वही फोटो अपलोड हुआ है। इसका मतलब कोई बहुत क्लोजली इनके अकाउंट को फॉलो कर रहा। ठीक है, थैंक यू कुरैश। सब तस्वीरें सेम है, ये देख रहे हो। ओरिजिनल अकाउंट में जो फोटो है वही फेक अकाउंट में पहले यहां अपलोड की जाती, फिर इसमें। ठीक, गौरी जी आपकी ये फोटो ओरिजिनल अकाउंट में नहीं है। इसका मतलब ये फोटो बिना ओरिजिनल अकाउंट से कॉपी किए हुए डायरेक्टली फेक अकाउंट में अपलोड किया गया है। किसने खींचा ये फोटो? वो मेरे हस्बैंड ने, अरुण ने। तो फिर ये फोटो फेक अकाउंट में कैसे पहुंची? आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, आप मेरी बात का जो मतलब निकालना चाहे निकाल सकती हैं। आपने कहा आपके हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, उन्हें फौरन बुलाइए। कहीं आप मेरे हस्बैंड पर तो शक नहीं कर रहे हैं ना? हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इस वक्त हमें आपके हस्बैंड से पूछताछ करनी है। जो मैं कह रहा हूं वो कीजिए, बुलाइए उनको। हेलो, किया क्या मैंने? अरुण पाठक तुम ही हो ना? हाँ, गौरी पाठक के हस्बैंड। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। प्रीति की जांच पड़ताल के बाद पुलिस को किसी शीतल जैन का सुराग मिला, उसकी तस्वीरें मिली, विशाल के साथ उसकी लंबी बातचीत का ब्यौरा मिला। लेकिन जब खुद शीतल मिली तो वो शीतल नहीं बल्कि गौरी निकली। गौरी पाठक, एक विवाहित महिला। गौरी खुद अपने अपराध से अनजान थी। जाहिर था कि कोई उसके नाम का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर विशाल से दोस्ती बढ़ा रहा था। इस अपराधी ने विशाल की जान तो ली ही थी, साथ ही कई बेगुनाहों को फंसाने की साजिश भी रची थी। शीतल यानी गौरी की तमाम तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसके बारे में सिर्फ उसका पति अरुण जानता था। तो क्या वो इस अपराध में शामिल था? देखिए, आपने जितनी भी बातें मुझे बताई हैं इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। आई रियली डोंट नो अबाउट दिस फेक अकाउंट, और ना ही मैं किसी ये विशाल नाम के लड़के को जानता हूँ। आप लोगों से केस सॉल्व तो हो नहीं रहा, तो आप लोग को चाहिए एक स्केपगोट, ताकि उसे मुजरिम बना के आप लोग उसे जेल में डाल सके और मेडल ले सके। स्केपगोट तो तुमने अपनी वाइफ को बनाया, उसे मर्डर केस में फंसा के। क्या गौरी ने तुम्हें शादी के लिए प्रेशराइज किया था या कोई चक्कर वक्कर चल रहा है तुम्हारा? जी नहीं। तो फिर अपनी वाइफ को मर्डर केस में फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बोलो, तुमने विशाल को क्यों मारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? आप लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने पहले विशाल के मर्डर का फुल प्रूफ प्लान बनाया, फिर अपनी वाइफ का शीतल जैन नाम से एक फेक फ्रेंड्स बुक अकाउंट खोला और अपने वाइफ के ओरिजिनल अकाउंट से उस फेक अकाउंट पर पिक्चर्स अपलोड की। ईमेल से चैट करके तुमने विशाल को शीतल जैन यानी अपनी वाइफ का दीवाना बना दिया और फिर उसका मर्डर कर दिया। और मर्डर करके ऐसे इजी क्लूज छोड़ दिए कि पुलिस आसानी से तुम्हारी वाइफ तक पहुंच जाए। तुमने फेक अकाउंट में एक ऐसी पिक्चर अपलोड कर दी जो तुम्हारे वाइफ के ओरिजिनल अकाउंट में नहीं थी, जो तुम्हारे मोबाइल फोन से खींची हुई थी और मोबाइल फोन से ही अपलोड की गई थी। क्या एक मिनट मुझे वो फोटो दिखाएंगे प्लीज? अरे बस ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना, हिलना मत, हिलना मत। क्यों, क्या हुआ? बहुत कमाल की लग रही हो, इसी बात पे एक फोटो तो बनती है। जस्ट दैट पे बहुत अच्छे लग रहे हो। अब मुझे याद है, ये पिक तो मैंने ही ली थी। और फिर गलती से तुमने उसे फेक अकाउंट में डाल दिया। यही बात है ना? या कोई और कहानी बनाने की सोच रहे हो? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे याद है उन दिनों मेरा फोन खराब था, तो मैं सोनू का फोन यूज कर रहा था। ये तस्वीर मैंने उसी के फोन से ली थी। ये सोनू कौन है? तो इस सोनू ने गौरी के ओरिजिनल फ्रेंड्सबुक अकाउंट से फोटो कॉपी की और उन्हें शीतल जैन नाम के फेक अकाउंट में अपलोड किया। विशाल गौरी की इस फेक अकाउंट वाले फोटोग्राफ्स को देखकर उससे प्यार करने लग जाता है। वो ये नहीं जानता था कि जिससे वो प्यार कर रहा है वो शीतल जैन नहीं, गौरी, और गौरी इन सब बातों से अनजान। सर, उम्मीद करता हूँ कि इस बार हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस केस में शक सिर्फ एक से दूसरे की तरफ जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ दौड़ रही है, कहीं पहुंच नहीं रही है। सर, पहले हम सोनू से मिलते हैं। क्या पता सोनू फिर से कोई नया सस्पेक्ट सामने ले आए।
लेडीज कपड़े। वो लड़की सोनू उर्फ समीर। देखिए, मेरे कजन अरुण और मेरी भाभी गौरी का इन सब में कुछ भी लेना देना नहीं है। प्लीज आप उन्हें कुछ मत करिएगा। लीगल एडवाइस देने के लिए नहीं बुलाया तेरे को यहाँ पर। जो पूछा जा रहा है उसका सही से जवाब दे। बोल। मैंने गौरी भाभी की पिक्चर्स सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करी क्योंकि मैं जानता था कि विशाल उन फोटोज को देखकर उनका दीवाना हो जाएगा, लेकिन भाभी को इसकी भनक नहीं है। ये बता, विशाल से क्या दुश्मनी थी तेरी? दुश्मनी नहीं, मुझे उससे मोहब्बत थी। हाँ, I loved him। कहने को तो मैं दुनिया के लिए लड़का हूँ, लड़कों जैसा दिखता हूँ, लड़कों जैसा बोलता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक लड़की की आत्मा बसती है, और इस लड़की की जिंदगी में आने वाला पहला लड़का था विशाल। sorry. No problem. Hi. समीर। विशाल। समीर। धीरे धीरे हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। ये देख भाई, मैं टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीत के आया हूँ। सर्टिफिकेट। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं चाहकर भी विशाल के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाया। बस मन ही मन समीर बनकर कई सपने बुनते रहा। उसे पाने के लिए पहले प्रीति को उसकी जिंदगी से निकालना जरूरी था। मैं जानता था कि प्रीति विशाल के पेरेंट्स को पसंद नहीं करती, और उन दोनों के बीच में विशाल की माँ की बीमारी को लेकर कई लड़ाई झगड़े लगे रहते। मैंने इसी चीज का फायदा उठाया, और वहीं से मैंने विशाल के दिमाग को पॉल्यूट करने की शुरुआत करी। विशाल, क्या हुआ? तो कुछ अपसेट लग रहा है आज। कुछ नहीं। कहने को तो तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते हो ना, और अपने फ्रेंड से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। अच्छा, जरूर प्रीति ने तुमसे झगड़ा किया होगा। हाँ विशाल, एक बात कहूँ तुमसे, प्रीति ना तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, she is so arrogant and insensitive। अभी कल ही की बात है, वो अपने फ्रेंड्स के सामने तुम्हारी मदर के बारे में नहीं, जस्ट लीव इट। क्या बोला समीर? क्या बोलना? चुप क्यों गया? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन वो तुम्हारी मदर की बीमारी के बारे में जोक्स कर रही थी। हाँ, सब लोग हंस रहे थे। मुझे सच में बहुत बुरा लगा। अच्छा हाँ, मुझे ना एक काम याद आ गया, तो मैं तुमसे बाद में आके मिलता हूँ। तुम ध्यान रखो अपना। मेरे भड़काने से उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फाइट्स तो बढ़ गई, पर अभी भी विशाल प्रीति को नहीं छोड़ पा रहा था, और इसीलिए मैंने शीतल जैन नाम के कैरेक्टर को जन्म दिया।
हेलो। हेलो शीतल, मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं आज प्रीति से आखिरी बार मिलने जा रहा हूँ। नहीं, तुम्हें प्रीति से नहीं मिलना चाहिए। तुम्हें पता है वो तुम्हें ट्रैप कर रही है। यू डोंट वरी, मैं आज वो चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दूंगा। अगर तुम आज उसके पास ना जाने का प्रॉमिस करो तो मैं आज तुम्हें मिल सकती हूँ। क्या? सच में? और उस दिन मैंने विशाल को अपनी सच्चाई बताने का फैसला कर लिया था। अगर वो मुझे एक्सेप्ट कर लेता तो ठीक था, वरना प्रीति के स्कार्फ से उसका गला घोट देता, जो मैंने कुछ दिन पहले ही चुराया था। मेरा स्कार्फ पता नहीं मिल नहीं रहा। तुम लोगों ने देखा क्या? मेरा स्कार्फ यहाँ रखा था। प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी तुम्हारी, लेकिन फुल प्रूफ नहीं थी। प्लान और नो प्लान, विशाल या तो मेरा होता या फिर किसी का भी नहीं। शीतल, ये क्या है? विशाल, मैं ही शीतल हूँ। क्या? तू पागल हो गया है? जाकर चेंज कर गया। विशाल, तुम इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मतलब समीर, तूने इतना बड़ा झूठ बोला? शिट मैन। विशाल प्लीज लिसन टू मी। विशाल, विशाल आई रियली लव यू। मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, मैं तुमसे प्यार करने लगी। देखो, तुम इतना प्यार करने वाली कभी नहीं मिलेगी, और मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये क्या फालतू बात कर रहा है? विशाल, विशाल अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपना सेक्स चेंज भी करवा लूंगी। हाँ, हम लोग ना एक हैप्पी कपल की तरह रहेंगे। हाँ, वी विल लिव हैप्पीली आफ्टर टुगेदर। प्लीज विशाल, मेरे प्यार को अपना लो विशाल, प्लीज। विशाल पागल हो गया क्या? अरे शादी तो बहुत दूर की बात है, तुम जैसे घिनौने इंसान की शक्ल तक देखना नहीं चाहता मैं, ना इस जन्म में ना किसी और जन्म में। सिक, बात नहीं करना अच्छा मुझसे। अगर तुम मेरे नहीं हो सके ना तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। समीर पागल हो गया, जान से मारेगा साले मुझे। पागल हो गया विशाल, मैं तुझे किसी और का नहीं होने दूंगा। विशाल, अगर विशाल मान गया होता तो हम लोग इस दुनिया के सबसे हैप्पी कपल होते। क्या हो सकता था क्या नहीं, ये सब सोचने के लिए जेल में तुम्हारे पास बहुत वक्त होगा। सुनिए जी। हाँ, मैं क्या कह रही हूँ कि आजकल ना मुझे पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। क्यों? ऐसा लगता है जैसे मैंने विशाल को पता नहीं कब से नहीं देखा। एक तो वो घर में भी नहीं दिखाई देता ना आजकल। तुम बैठो बैठो। पहले आज सुबह तुमने विशाल से कितनी सारी बातें की थी। हाँ, तुमने उसका टिफिन तैयार किया था और फिर जाते जाते तुम्हारा आशीर्वाद लेके भी गया था। अच्छा, सच में? सुनो, तुम फटाफट खाना तैयार करो। आज तुम विशाल की पसंदीदा मटर पनीर सब्जी बना रही हो ना? हाँ। चलो चलो, फिर देर हो जाएगी। हाँ, जल्दी जल्दी बनाती हूँ, नहीं तो कहेगा कि मम्मी जल्दी जल्दी खाना दो, भूख लग रही है।
समीर को विशाल से प्यार हो गया जायज है, लेकिन विशाल ने इसे स्वीकार नहीं किया, ये उसका हक है। समीर को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 120 के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और फेक ईमेल आईडी द्वारा गौरी पाठक की मानहानि के जुर्म में आईटी एक्ट 2000 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इंसान का मन दूर अनंत तक फैली एक सुंदर दुनिया है, लेकिन ये मन कभी कभी हमें भ्रमित कर देता है, हमसे मनमानी करवाता है, गलत को सही और सही को गलत दिखाता है। ऐसे में ज्ञान और विवेक ही हमारे सबसे सच्चे साथी हैं। इसलिए हमारी यही सलाह है कि दिल की सुने पर दिमाग के रास्ते चलें और सतर्क रहें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।